अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यकीनन मज़े में होंगे और इन्जॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। जनाब, जैसे कि आपको पता है कि क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल हमेशा ही आपके लिए मज़े मज़े की नॉवेल्स और चीज़ें लेकर आता है। इसी सिलसिले में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया सिलसिलेवार नॉवल शुरू कर रहे हैं, ए शाम मेहरबान, जिसको तहरीर करनी है आपकी फेवरेट राइटर हुरिया चौधरी। इसकी आज फर्स्ट एपिसोड हम आपके सामने लाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नॉवल भी आपको पसंद आएगा। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवल की फर्स्ट एपिसोड की तरफ। रात के इस समय यूं लग रहा था जैसे आसमान पे सियाह रंग की मखमली चादर ओढ़ दी गई हो, जहाँ से किसी सितारे या चांद की ज़रा बराबर रोशनी भी आर पार ना हो जाए। हवा को भी जैसे आज ना चलने की कसम दे दी गई हो कि ज़रा बराबर भी कदावर दरख्तों के पत्तों में कोई सरसराहट नहीं थी। आसमान से नज़र हटाकर नीचे की जानिब देखा जाए तो एक लंबी सियाह रंग की सड़क थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और उस पर चलती वो वाहिद गाड़ी जिसकी जलती हुई हेडलाइट्स सड़क को वाज़े किए हुई थीं। आधी रात गुजर चुकी थी और आधी अभी बाकी थी। वो कब से रैश ड्राइविंग कर रहा था। उसे सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पाँव रेस पर था और जैसे वहाँ से ना हटाने का अहद किया हो। चलती गाड़ी से 200 मीटर की दूरी पर एक खाई थी जिसका बोर्ड वो पीछे छोड़ चुका था बगैर पढ़े। 150 मीटर का रास्ता इतनी बार हाई स्पीड पर पलक झपकते ही तय हो चुका था और अब महज 50 मीटर की दूरी पर गाड़ी थी। दरियाब हैदर। और फिर उसे निस्वानी आवाज़ में अपना नाम अपने कानों में सुनाई दिया हो, जैसे उसने बिल्कुल कान के करीब चेहरा रखकर उसका नाम लिया हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे 6 साल पहले अपना नाम उसके लबों से सुना था। उसे नहीं मालूम हुआ था कि कब उसका पाँव रेस से हटकर ब्रेक पर गया था और गाड़ी झटका खाते रुकी, जिससे वो होश की दुनिया में वापस आया था। सामने नज़र पड़ी तो एक गहरी खाई नज़र आई, जबकि गाड़ी के अगले 2 टायर नीचे धंस चुके थे। अचानक ब्रेक लगने की वजह से गाड़ी का इंजन बंद हो चुका था और हेडलाइट्स बुझ चुकी थीं और अब वहाँ मुकम्मल अंधेरा छा गया था। उसने पसमुर्दगी से सीट की बैक से अपना सर टिकाया। वो भी अभी मौत के मुंह से निकल कर आया था। एक दफ़ा दिल ने ख्वाहिश की कि काश उसकी इस बेवजह ज़िंदगी का किस्सा यहीं ख़त्म हो जाता। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला और जब अपने पैरों पर खड़ा ना हुआ गया तो घुटनों के बल बैठ गया। कल से वो कितना खुश था और क्या क्या सोच रखा था। उसने सोचा था कि आज की शाम उस पर मेहरबान होगी, लेकिन आज की शाम तो उसकी ज़िंदगी में सबसे तारीक रात लेकर आई थी। खुद पर बहुत काबू रखने के बाद भी एक आंसू बह ही निकला था, जिसे उसने बहुत ही बेदर्दी से साफ किया था। ये मंजर था इस्लामाबाद के वसी और अरीज़ एयरपोर्ट का, जहाँ अभी कुछ देर पहले एक फ़्लाइट की लैंडिंग हुई थी। इंग्लैंड से आने वाली इस फ्लाइट से मुसाफिर अब बाहर निकल रहे थे। ऐसे में वो कंधे पर अपना ट्रैवलिंग बैग लटकाए, आंखों को ब्लैक सनग्लासेस से ढके चला आ रहा था। ब्लैक पैंट के ऊपर वाइट टी शर्ट थी, जबकि टी शर्ट के ऊपर ब्लैक कलर की स्लीवलेस जैकेट पहनी हुई थी, जिससे उसके वर्जिशी बाजू साफ झलक रहे थे। उसकी मकनातीसी शख्सियत से आसपास के लोग मुतासिर हो रहे थे और लड़कियों के साथ लड़के भी उसे दोबारा मुड़कर देखने पर मजबूर हो रहे थे। वो ये बात बखूबी जानता था और कहीं उसे आदत भी थी, इसीलिए बगैर मुतासिर हुए वो अपनी सीट में चला आ रहा था। किसी ने दूर से ही उसे देख लिया था और ज़ोर से भाई का नारा लगाते हुए उसकी जानिब दौड़ लगा दी कि उसे बगैर संभलने का मौका दिए बगैर वो दोनों बाहें फैलाए अपने बड़े भाई के गले लग चुका था। सब लोग इस 23 साल के नौजवान को अपने बड़े भाई के गिर्द यूं खुशी से लिपटते देखकर खुश हो रहे थे। ज़रियाब, उसने उसे आवाज़ दी, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। ज़रियाब, वो लोगों की नज़रों से कंफ्यूज हो रहा था, इसीलिए अब ज़ोर से उसे पुकारा, जिस पर वो होश में आया। भाई, मैं सॉरी नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको 4-5 साल बाद मिलकर जितनी खुशी हो रही है ना, मानो कि मैं अपने पैरों पर नहीं किसी हवाई बग्घी में उड़ रहा हूँ। ज़रियाब खुशी से बोला और वो उसे देखकर हंस दिया। क्या बात है भाई, पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो, वो शरारतन आंख मारते बोला। अभी वो कुछ कहता उन दोनों ने अपने वालिद को आते देखा। सलाम बाबा, उसने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया। वालेकुम अस्सलाम।
मैं जानता था कि इस बातों की पटारी ने तुम्हें रोक लिया होगा और शाम ढलने से पहले तो आने नहीं देगा, इसीलिए खुद आ गया। और सुनाओ कैसे हो? बेबख्तियार हैदर ने पहले अपने छोटे बेटे और फिर अपने बड़े बेटे की जानिब देखते कहा। मैं भी यही सोच रहा था बाबा कि 5 साल गुजरने के बाद भी इसकी ज़बान वैसी ही चल रही है। भाई, ज़रियाब दबा चिल्लाया था। अच्छा चलो, घर सब बहुत बेसब्री से इंतजार करें। उन्होंने अब चलने का कहा, जिस पर उनके दोनों बेटे उनकी पैरवी करने लगे। गाड़ी एक आलीशान, खूबसूरत और सफ़ेद रंग की कोठी के सामने रुकी थी, जिसके बाहर हैदर विला लिखा हुआ था। हॉर्न की आवाज़ पर चौकीदार ने गेट खोला, जिससे गाड़ी अंदर गैराज में दाखिल हुई, जबकि गाड़ी की आवाज़ सुनने से घर के अंदर मौजूद नफूस भी बाहर आ चुके थे। उल्फत बेगम ने अपने बड़े बेटे को गाड़ी से बाहर निकलते देखा तो आंखों में ठंडक उतरती महसूस हुई। वो पहली दफ़ा तो इतने अरसे बाद कहीं और रहकर वापस आया था और इस दौरान उनका दिल बस उसे गले लगाने को ही चाहता था। तो अब जब वो लम्हा आन पहुँचा था तो वो अपने आंसू पर काबू नहीं रख पाई। माशाल्लाह, मेरा खूबरू बेटा, उन्होंने कहते हुए उसे गले लगाया, जबकि पीछे ज़रियाब गाड़ी में से सामान निकाल रहा था। माँ कैसी हैं? बस तुम्हारे मुंह से ये माँ सुनने को तरस गई थी, उन्होंने मोहब्बत से उसके चेहरे पर हाथ फेरते कहा। दरियाब, अब राबील आगे बढ़ी थी और अपने भाई से गले लगकर मिली। जब दरियाब की नज़र दरवाजे के साथ लगे खड़े उसके नन्हे से भांजे पर पड़ी थी। हेलो लिटिल प्रिंसेस। हेलो लिटिल प्रिंस। वो मुस्कुराते हुए अपने 4 साढ़े 4 साल के भांजे के पास घुटने के बल बैठता उसकी नाक को छूता कहने लगा, जिससे वो पहली मर्तबा मिल रहा था। वो उसकी पैदाइश से पहले ही अब्रॉड जा चुका था और ये उसकी उससे पहली मुलाकात थी। कॉल पर तो आप बहुत मामू मामू किया करते थे, अब मिलेंगे नहीं? दरियाब के कहने पर वो टस से मस न हुआ। मैंने आपको बहुत मर्तबा आने का कहा था, लेकिन आप इतनी देर बाद आए हैं, वो भी मासूमियत लिए बोला था, जिस पर दरियाब हंस पड़ा। अहमद, देखो, अब बड़े मामू के आ जाने से अपनी पार्टी मत बदल लेना। हाँ, मैं ही तुम्हारा फेवरेट हूँ, याद रखना। मैं ही तुम्हें घुमाने ले जाता हूँ, ढेरों शॉपिंग करते हैं। ये तो इतने अरसे बाद आया है और अब तो इसकी शादी कर देनी है हमने, फिर ये और बिजी रहेगा और तुम्हारा दिल टूट जाएगा, इसीलिए मुझे ही अपना बेस्ट फ्रेंड रखना, ओके? मामूल के मुताबिक ज़रियाब हैदर साहब किसी म्यूज़ियम में पड़ी किसी कदीम शय की तरह अपनी पटर पटर चलती ज़बान की नुमाइश करने आ चुके थे। मम्मा, वैसे लड़का शादी के नाम पर मुस्कुरा रहा है। ज़रियाब ने मुस्कुराते हुए दरियाब को देखा। ज़रियाब ने मुस्कुराते हुए दरियाब को देखते शरारतन कहा, जो ज़्यादातर सीरियस रहता था, लेकिन अक्सर मूड अच्छा होता तो मुस्कुरा भी देता था। उसकी ये बात ही अलग थी कि उसका मुस्कुराना उसके मूड पर डिपेंड करता था, और अगर मूड के 12 बजे हों तो फिर कोई बंदा दरियाब हैदर को कुछ कह नहीं सकता था। या आप सब लोग इसकी एक ज़बान को बंद नहीं करवा पाए? कितना बोलता है ये लड़का? दरियाब ने उसे आंखें दिखाते कहा। अब तुम आ गए हो ना, तो करवाते रहना बंद इसकी रेल की पटरी, राबील ने हंसते हुए कहा, क्योंकि एक वही तो था जो हर वक्त ज़रियाब की ज़बान से आजिज़ आया रहता था। और ये भी सच था कि ज़रियाब दरियाब को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। भाई, इट्स अनफेयर। हाँ, खुद आप कौन सा बदल कर आ गए? अभी आपके चेहरे पर आपकी खड़ी नाक जैसा एटीट्यूड दूर से ही देखने वाले को नज़र आ जाए। चलो, बाकी बातें बाद में, अभी अंदर तो चलो, उल्फत बेगम ने उनसे कहा। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तब वो तवक्को के ऐन मुताबिक हर चीज़ सलीके से पड़ी हुई थी। फर्नीचर चेंज हुआ था, जबकि कारपेट भी नया था। वो टेरेस का पूरी दीवार जितना शीशे का बना दरवाज़ा खोलकर बालकनी में दाखिल हुआ और फिर वो अपने पसंदीदा पौधों के पास आया, जो हरे भरे हुए थे और कुछ पर फूल भी खिले हुए थे। फिर उसने बालकनी पर नज़र दौड़ाई और मुस्करा दिया। कुछ मीठी सी यादों ने उसकी फीकी सी ज़िंदगी में मिठास घोल दी थी। वो अभी भी उसका यहाँ पर हंसना सुन सकता था, उसके फेवरेट फूलों को सूंघना देख सकता था, और फिर अचानक उसे बालकनी की एक जानिब से दूसरी जानिब होते तो उसे बखूबी याद था। वो उसके लिए ही तो वापस आया था। उसकी याद अब बहुत ज़ोरावर हो चुकी थी। 4 साल तो वो खुद को समझाते गुजार चुका था, लेकिन अब बात समझ से बाहर थी। दरियाब कमरे में वापस आया और एक बैग ओपन किया, जिसमें कुछ गिफ्ट्स पड़े हुए थे।
उसने सबको एक जानिब करके एक बॉक्स निकाला और उसे ओपन किया, जिसे उसने ख़ास कर उसके लिए ही लिया था। वो बॉक्स बंद करने के बाद उसने उसे बैग में रखते नीचे आया। लाउंज में बैठी राबील ने सीढ़ियों से उतरते अपने भाई को देखा, जो पुरकशिश शख्सियत रखने के साथ संजीदा मिजाज भी था। मैं आज सुबह आया हूँ और तुम रात को जा रही हो, रुको तो सही। दरिया वहाँ बैठते हुए बोला और उसे कहा जो जाने को तैयार थी। पास बैठा अहमद फ़ोन में गेम खेल रहा था जब दरियाब ने उसके बालों में हाथ फेरा। तुम जानते तो हो दरियाब के मुआज़ अपने बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी ही होते हैं और घर में एक वही मर्द तो हैं। मेरा जाना ज़रूरी है। अम्मा और मन्नत घर अकेली हैं। और उसका नाम सुनते ही दरियाब हैदर के दिल को कुछ हुआ था। कल मुआज़ आएगा मिलने तुमसे, वो पूछ रहा था। राबील मज़ीद बोली, चलें फिर कल आप लोगों का डिनर इधर होगा, आंटी को भी लाइएगा। दरियाब को बस बहाना चाहिए था उसे एक दफ़ा देखने का। पर दरियाब, राबील बोली, मैं कुछ नहीं सुन रहा। मौज भाई को भी कल कॉल करके एक दफ़ा कह दूँगा आप सब कल डिनर पर आ रहे हैं और ये कुछ गिफ्ट है, ऊपर सबके नाम मेंशन है। दरियाब ने गिफ्ट्स का बैग उसे थमाया जो भरा पड़ा था। दरियाब, मैं कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ यूँ इतने गिफ्ट्स मत दिया करो, अच्छा नहीं लगता यूँ सबका अलग-अलग गिफ्ट। राबील को क्यों न जाने शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्योंकि वो और भी बहुत से मौक़ों पर इतने गिफ्ट देता था। अहमद की पैदाइश पर भी उसने यूं ही सबके लिए गिफ्ट्स भेजे थे। क्या मतलब ना दिया करूं? आप लोगों के अलावा और हमारे इतने क्लोज रिलेटिव्स कौन हैं भला? कुछ नहीं होता। भाई इसरार कर रहा है तो रख लो, उल्फत बेगम भी बोली। दुरियाब ने हाँ में सर हिलाया। अब वो क्या बताता कि सिर्फ एक वजूद को गिफ्ट देने के लिए वो उसके पूरे ख़ानदान को गिफ्ट्स भेजता था ताकि उस लड़की को गिफ्ट मिले। वो इसी बहाने अपनी याद उसे दिलाया करता था ताकि वो उसे भूल ना जाए। और हाँ, सबसे ज़्यादा गिफ्ट तो अहमद के हैं। भाई मेरे लिए कुछ नहीं, ये तो गलत बात है। इतने सालों में सबसे ज़्यादा याद मैंने आपको किया था और आप किसी पुरानी चीज़ की तरह मेरी यादों को बहते दरिया में बहाए। नॉट फेयर भाई। ज़रियाब बाहर से आया और सारे गिफ्ट राबील को देते देखकर बोलना शुरू हो चुका था। दरियाब सिर्फ आंखें घुमा कर रह गया। आपी, आपकी गाड़ी आपको पिक करने आ चुकी है। मैं सामान रख चुका हूँ और ड्राइवर बाहर वेट कर रहा है, ज़रियाब ने राबील को बताया। वैसे क्या नाम है तुम्हारी नंद का? अभी लिया था। हाँ, मन्नत। वो भी ड्राइव कर लेती है। ड्राइवर क्यों भेजा भाई ने? दरियाब ने सरसरी पूछा था, जिस पर ज़रियाब ने एक लम्हा उसकी जानिब देखा और फिर सर झटक दिया। तुम भी ना, अगर वो आती तो अम्मा घर पर अकेली होती, क्योंकि आज मुलाजमा भी छुट्टी पर है, इसीलिए किसी का उनके पास रुकना ज़रूरी है। और ड्राइवर घर का है, कोई मसला नहीं। राबील के कहने पर दरियाब ने सर हिलाया। राबील सबसे मिलकर जा चुकी थी और अब ज़रियाब का रुख दरियाब की जानिब था। मेरा गिफ्ट? ज़रियाब ने कहा। वैसे तो मैं कोई तुम्हारे लिए ब्रांडेड घड़ी देख रहा था, पर फिर कहा कि इतनी महंगी चीज़ की तुम कहाँ कदर करोगे। एवं ही एक फ़ोन ले लिया है, रूम में है, जाओ ले लो, दरियाब ने कहा, जिस पर पहले तो ज़रियाब ने मशकूक निगाहों से उसे देखा। मैं भी देख कर आता हूँ, वो कहता वहाँ से जा चुका था। बेटा इतना फजूल खर्ची क्यों करते हो? मत क्या करो, उल्फत बेगम बोली जब सीढ़ियों से ज़रियाब की चीखने की आवाज़ आई। भाई! वो चीखता हुआ नीचे आ रहा था जब दरियाब ने कानों में उंगलियां दी। भाई, इसे आप फ़ोन कह रहे थे? आईफोन का लेटेस्ट मॉडल है ये यार, वो और ऊँची आवाज़ में बोला था। ज़रियाब आहिस्ता बोलो, उल्फत बेगम ने कहा। मम्मा ये देखें आईफोन, आप जानती हैं कि इसकी पाकिस्तानी कितनी कीमत है? लगभग। इसे छोड़ें और आप आए मेरे साथ, आपके लिए भी कुछ लाया हूँ। ज़रियाब की बात अभी अधूरी थी जब दरियाब ने अपनी माँ को वहाँ से हाथ पकड़ता ले जा चुका था और ज़रियाब अभी भी हैरत से गंग होकर अपने हाथ में मौजूद बॉक्स को देख रहा था। राबील बेटा, कितनी दफ़ा मना किया है कि यूँ गिफ्ट मत लिया करो। राबील घर आ चुकी थी और अब गिफ्ट दे रही थी जब उसकी सास यानी आबदा बेगम बोली। आपको क्या लगता है अम्मा, मैंने कहा नहीं, बहुत कहा था, लेकिन हर बार की दफ़ा ये कहकर कि मेरी और फैमिली कौन सी है, अब बिना बताए ले लेता है और सबके नाम चिस्पा किए होते हैं कि ये उसके लिए है, ये उसके लिए। फिर मैं क्या ही कहूँ। तब तक मन्नत चाय लेकर आ चुकी थी। राबील ने एक बॉक्स अम्मा को पकड़ाया।
ये, हाँ, इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। मन्नत, ये पकड़ो। ये रहा मुआज़ का और ये जन्नत का। जन्नत तो अपने ससुराल है, तो अम्मा जब वो आए तो उसे दे दीजिएगा। राबील मन्नत को उसका गिफ्ट पकड़ाते बोली। रात को मन्नत अपने गिफ्ट को हाथ में पकड़े बैठी थी। वो उठी और अलमारी खोली जिसमें और 2 खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स मौजूद थे और ये तीसरा था। उसने ऊपरी कवर उतारा जिसके बॉक्स पर बुल्गारी लिखा था, जो एक मशहूर इंटरनेशनल ब्रांड थी। न जाने उसे इतने महंगे तोहफे देना क्यों पसंद था। इस दफ़ा उसने उसे खोला नहीं था, बल्कि इस बॉक्स को यूं ही बाकी दोनों के साथ रख दिया। जो पहला गिफ्ट उसे दरियाब हैदर ने दिया था वो एक नोज पिन थी, क्या मालूम डायमंड की हो, लेकिन उसने तो कभी नाक ही नहीं बनवाया था। फिर उस शख्स ने उसे नोज पिन क्यों गिफ्ट की थी? यहीं से मालूम होता था कि वो उसे किस कदर जानता था। खैर, दूसरे गिफ्ट में एक लग्जरी वॉच थी। तीसरा मन्नत ने यूं ही रख दिया था। वो नहीं जानती थी कि इस दफ़ा इसमें क्या था। रात का पहर था और दरियाब हैदर अपनी बालकनी में खड़ा था। वो वापस आ चुका था। उसकी माँ उसकी शादी करवाना चाहती थी और उसकी उम्र भी हो चुकी थी। वो भी यही सोच रहा था कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। अब तक तो मन्नत को गिफ्ट मिल चुका होगा और वो खोल भी चुकी होगी। उसका रिएक्शन क्या होगा? वो क्या सोच रही होगी? क्या वो उसके गिफ्ट को कबूल करेगी? कल के दिन उसे जवाब चाहिए था। बख्तियार हैदर अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद में रहते थे। उनकी शादी उल्फत बेगम से हुई थी, जबकि उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी जिसका नाम राबील था, जबकि राबील से छोटा दरियाब हैदर था और सबसे छोटा दरियाब हैदर, जो ज़रा शरारती होने के साथ साथ बतूनी भी बहुत था। दरियाब हैदर ज़रा अलग तबीयत का मालिक था। वो बदतमीज़ नहीं था, लेकिन रिजर्व तबीयत का था। 5 साल पहले वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जा चुका था। वहाँ वो अपनी डिग्री के साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी में पार्ट टाइम जॉब भी करता था। उसकी जॉब नाइट शिफ्ट की थी। सुबह 8 से 2 बजे वो यूनिवर्सिटी में होता था और 3 बजे से 9 बजे वो आराम किया करता था, जबकि 11 बजे से सुबह 6 बजे वो अपनी जॉब पर होता था। यूँ उसके पास किसी फालतू चीज़ के लिए वक्त ही नहीं था। उसे तो वक्त गुजरने का मालूम ही नहीं हुआ था कि दिन से रात कब हो रही है और अगला दिन कब चल रहा है। उसके डैड ने उसे एक अपार्टमेंट दिलवाया हुआ था जिसमें वो अकेला रहता था। उसे वहाँ कोई दोस्त नहीं बनाया था, बल्कि पाकिस्तान में भी उसके कोई ख़ास दोस्त नहीं थे। वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीने का आदी था। बाहर जाने से पहले उसकी ज़िंदगी में आने वाली लड़की मन्नत थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, उनकी आंखें बताती थीं। लेकिन तब वो टीनेज था, कोई 24 साल का होगा, पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसे कुछ बनना था ताकि वो मन्नत को अपनी ज़िंदगी में ला सके। वो पाकिस्तान अपने डैड के बिज़नेस को ज्वाइन करने वाला था और अब उसके मुताबिक सही वक्त आ चुका था कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल कर सके। भाभी प्लीज़ मुझे जाने के लिए फ़ोर्स मत करें। आप लोगों की अपनी गैदरिंग है, मुझे ऑकवर्ड लग रहा है यूँ आप लोगों के साथ जाना। राबील जो मन्नत को लेने आई थी साथ डिनर पर ले जाने के लिए, लेकिन मन्नत अभी तक रेडी ही नहीं हुई थी। मन्नत, हम सब डिनर पर जा रहे हैं और यूँ अच्छा लगेगा तुम्हें छोड़कर अकेले घर पर जाना। दुरियाब ने बहुत प्यार से बुलाया है, वहाँ पर कोई भी तुम्हारे आने पर एतराज़ नहीं करेगा, बल्कि सब खुश होंगे। और दरियाब, उसका तो पता ही है तुम्हें, तुमसे मिलकर कितना एक्साइटेड होता है। चलो जल्दी करो, हम सब गाड़ी में वेट कर रहे हैं। राबील उसे उसकी अलमारी से एक खूबसूरत ड्रेस निकाल कर उसके हाथ में थमा चुकी थी और उसे जल्दी आने का कहकर जा चुकी थी। और मन्नत के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था जाने के सिवा, सो मजबूरन चल पड़ी। वो ड्रेस चेंज करके आ चुकी थी और गाड़ी में रास्ते में ही वो अपने चेहरे को हल्का सा टच अप दे रही थी। जूते भी उसने गाड़ी में ही चेंज किए थे। हैदर विला के सामने गाड़ी रुकी तो गार्ड ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। उल्फत बेगम और दरियाब उनके वेलकम के लिए खड़े थे। मौज, राबील और आबदा बेगम नीचे उतर कर मिल रहे थे जब वहाँ दरियाब हैदर अपनी मुकम्मल तैयारी में रौनमा हुआ था। ब्लैक पैंट के साथ वाइट कैजुअल शर्ट पहने, बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए, अपनी घड़ी पहने वो वाकई सराहने के काबिल लग रहा था। उसके परफ्यूम की खुशबू सेकंडों में दूर दूर तक फैली थी। मुआज़ दरियाब को गले लगाकर बड़ी गर्मजोशी से मिला था।
हे स्टारफिश, अभी तक गाड़ी में क्या कर रही हो? ज़रियाब मन्नत को देखकर फ़ौरन गाड़ी के दरवाजे के पास आते बोला। मुआज़ को मिलते ज़रियाब की नज़र फ़ौरन उसी जानिब गई थी। मामू, फुप्पो ने अपनी सारी तैयारी गाड़ी में की है और अब एयररिंग से उलझ गई हैं। पास बैठा अहमद फ़ौरन बोला। अच्छा, तुम तो बाहर आओ। ज़रियाब ने अहमद को उठाते निकाला। सब उसके निकलने का वेट कर रहे थे, इसीलिए एक एयररिंग पहने दूसरा हाथ में पकड़े वो फ़ौरन बाहर निकली। पर्पल कलर की लंबी पैरों तक आती कमीज़ में साथ गोल्डन कामदार वाले दुपट्टे में उसका वजूद किसी गुलाब की मानंद खिल रहा था। वो मुस्कुराती हुई उल्फत बेगम से मिली थी और दरियाब हैदर के इतने करीब खड़ी थी कि उसके हाथ मन्नत के दुपट्टे को छू रहे थे। खैर, अब अंदर भी आए। सब अंदर जाने के लिए चल पड़े जब मन्नत के हाथ से उसका इयररिंग छूटा था और दरियाब हैदर के पैरों के पास जा गिरा। मन्नत ने ज़बान दांतों तले देते अपने इयररिंग को देखा था। इससे पहले कि वो उठाती, दरियाब नीचे झुकते उसका इयररिंग उठा चुका था। आप एक लम्हे को दरियाब का दिल किया कि वो अपने हाथों से उसे वो इयररिंग पहनाए, लेकिन अभी वक्त नहीं था, इसीलिए महज हाथ आगे बढ़ा दिया। मन्नत ने झिझकते हुए दरियाब के हाथ से अपना इयररिंग उठाया, लेकिन एहतियात बरतते बरतते भी उसकी उंगलियां दरियाब की हथेली से मिस हुई थीं। इस लम्स पर दरियाब ने लाशऊरी तौर पर अपनी हथेली बंद की थी, जिससे एक लम्हे के लिए, महज एक लम्हे के लिए, मन्नत की उंगलियां दरियाब हैदर की उंगली में कैद हुई थीं। मन्नत ने एक भी दफ़ा नज़र उठाकर दरियाब की जानिब नहीं देखा था और दूसरी जानिब वो था जो उसके चेहरे से नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। 4-5 साल बाद वो उसे देख रहा था। वो दोनों बड़े हो चुके थे। उसकी उम्र 30 साल की हो चुकी थी, जबकि मन्नत 24 साल की हुई थी। टीन एज का वो ज़माना गुजर चुका था और अब वो दोनों किसी हद तक मैच्योर हो चुके थे और मन्नत के इस गुरेज को दरियाब बखूबी समझ सकता था। फुप्पो, आप इधर देखकर इयररिंग पहन लें। मन्नत दरवाजे से अंदर आई तो अहमद एंट्रेंस पर लगे गोल तर्ज के बने शीशे की जानिब इशारा करते बोला। मन्नत मुस्कुराते हुए अपना इयररिंग डालने लगी, जबकि अहमद उसके पास खड़ा था। तभी पीछे से दरियाब नमूदार हुआ था और अहमद का हाथ पकड़ते उसे चलने का कहा था। फुप्पू को आ लेने दें, अहमद बोला और फिर अहमद एक हाथ से दरियाब का हाथ पकड़े जबकि दूसरे हाथ से मन्नत का हाथ पकड़े डाइनिंग टेबल तक लाया। मन्नत, बेटा तुम सुनाओ, ठीक हो ना? उल्फत बेगम मन्नत से बोली। जी आंटी, आप सुनाएं। मन्नत अहमद को लेकर चेयर पीछे करते हुए बोली, जबकि अहमद को अपने साथ बिठाया। अहमद ज़्यादातर उसके साथ ही रहता था क्योंकि राबील दूसरी दफ़ा माँ बनने वाली थी, इसीलिए मन्नत अहमद को संभाल रही थी। बख्तियार अहमद सरबराही कुर्सी पर बैठे थे, जबकि उल्फत बेगम और आबदा बेगम आमने सामने थी। राबील मुआज़ के सामने बैठी थी, जबकि दरियाब दानिशन मन्नत के सामने बैठा था और ज़रियाब अहमद के सामने। दरियाब के दिल ने शिकायत की थी कि मन्नत को एक दफ़ा तो उसकी जानिब नज़र उठाकर देखना चाहिए था। सब खुश असलूबी से बातें करते खाना खा रहे थे। मुआज़ अपने बराबर बैठे दरियाब से उसके अगले प्लान्स के मुतालिक पूछ रहा था, जब अहमद बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दरियाब मामू और मुन्नत फुप्पो की शादी हो जाए जैसे मम्मा पापा की हुई है? उसकी बात से वहाँ हर वजूद को धचका लगा था। अहमद, राबील सख्ती से बोली। मन्नत के हलक में नवाला अटक कर रह गया था, जबकि दरियाब ने बेख्तियार उसकी जानिब देखा। रहने दो बच्चा, बच्चा है, बख्तियार ने राबील को कहा जो गुस्से से अहमद को देख रही थी। बेटा, आपकी मन्नत फुप्पो की शादी हो चुकी है। आपके मामू के लिए हम कोई और प्यारी सी लड़की ढूंढेंगे। मुआज़ ने प्यार से अपने बेटे को समझाने वाले अंदाज में कहा, जो नासमझी से उसे देख रहा था। मुआज़ की बात पर दरियाब हैदर के हाथ से चम्मच छूटा था। अभी 1.5 माह ही तो हुआ है जब जन्नत और मन्नत की शादी की थी, इसे फिर से शादी का भूत चढ़ गया है, राबील बोली, जबकि दरियाब किसी गहरे सदमे में जा चुका था। ये क्या कहा है? दरियाब ने अपने छोटे भाई ज़रियाब से तस्दीक करना चाहिए, जबकि अंदर से उसका दिल धक धक कर रहा था कि जैसे अभी बंद हो जाएगा। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारे नए नॉवेल की फर्स्ट एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी, तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां हम बहुत जल्द इसकी नई एपिसोड लाएंगे। और हाँ,
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।